हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आज दोस्तों संडे है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना लूंगा। मैं एक एक करके डाल दूंगा। सेम ड्रेस में मिलेगी आपको, इसलिए बता रहा हूँ। अब जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, एक भाई ने हमें बोला, भैया आप है ना हमें ये बता दो कौन कौन से नोटिस आते हैं, कौन कौन से नोटिस आते हैं। तो भाई ये नोटिस है ना, आपके पास बहुत तरीके के आएंगे। आपको सिर्फ है ना कोर्ट का जो नोटिस होता है उसको एंटरटेन करना है, बाकी के आपको एंटरटेन ही नहीं करने। अब नोटिस कौन से आते हैं फिर भी बता देते हैं जब बात आई है तो। देखो, हर बैंक अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। ओवर ड्यू नोटिस, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस कुछ लोग बोलते हैं इसको रिकॉल नोटिस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डनिंग नोटिस, ठीक है। कुछ नोटिस आपके पास आते हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि ईसीएस सेक्शन 25 सेक्शन में केस डाल देंगे हम, ठीक है। इतने हो गए। इसके बाद ये सारे बैंक की तरफ से आएंगे या किसी एडवोकेट या लीगल फर्म की तरफ से आएंगे। इसके बाद जो नोटिस आता है वो आता है आर्बिट्रेशन का। नहीं, एक और आता है कंसिलेशन नोटिस। कंसिलेशन नोटिस, ये एक तरीके का एक संस्थान होती है, मीडिएटर का काम करती है। एक एक आप समझ लें, क्या बोले, एक टूल होता है एक, जो आप वहां जाओ, दोनों के मीडिएटर का काम करते हैं। हाँ जी, वो बोलेगा इतना देना है, आप बोलोगे इतना दूंगा, किसी बीच के पॉइंट पे इसके थ्रू समझौता हो सकता है। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन में भी इससे पहले आ जाता है कभी कभी प्री आर्बिट्रेशन नोटिस। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि हम आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का केस फाइल कर देंगे, आप आके इसको क्लोज कर दो। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन नोटिस, कि भाई साहब ये आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर असाइन कर दिए गए हैं, आप आओ और बात करते हैं लोन की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोई नोटिस नहीं आता। इसके बाद जो आएगा ना आपके पास, ये सब इग्नोर करने हैं। आप जवाब दे सकते हो। देखो, फिर अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। मेरे वीडियो में लिखा होता है व्यूअर डिस्क्रिजन इज हाईली एडवाइज। आपको अपना ये जो दिमाग है ना, ये भी इस्तेमाल करना है। आप इन सबके जवाब दे सकते हो, देना चाहो तो। इसके बाद दोस्तों जो मेन, जिससे हम बोलते हैं ना कि आपको डरना चाहिए, एसीएस वारंट, वारंट आता है वो एक्चुअली एसीएस का 25 सेक्शन के थ्रू। और इसमें आप एक चीज और देखते होंगे, मैं बता रहा हूँ 25 138 भी लिखा होता है। 138 में कभी कभी 138 भी लिखा होता है और उसमें लिखा होता है 25 भी। तो आप कहते हैं यार चेक तो दिया ही नहीं मैंने, 138 कैसे लग गया। तो ये होता क्या है ना दोस्तों, जब भी हमारा संविधान लिखा गया था या उस वक्त जो भी सिनेरियो था, उस वक्त जो भी सिनेरियो था, वहां पे सपोज चेक बाउंस का एक सेक्शन लगा था 138। चेक बाउंस चेक जो होता है ना, वो फिजिकल एक डॉक्यूमेंट होता है, जो आप प्रॉमिस करते हो। प्रॉमिसरी हो गया है कि प्रॉमिस करते हो मैंने आपसे इतने रुपए लिए, मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूँ कि मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। अब उस वक्त जब ये बना था लॉ, तो उस वक्त है ना फिजिकल का ही टाइम था, पेपरों में ही कहानी चलती थी। आज की डेट में हम डिजिटल हो गए, तो डिजिटल के टाइम पे ये फिजिकल की जगह भी डिजिटल होगा।
तो यहाँ पे डिजिटल एक डॉक्यूमेंट हो गया, डिजिटल डॉक्यूमेंट हो गया जिसको बोलते हैं ECS, ऑटो मैंडेट ऑटो डेबिट, बहुत सारे नामों से जाना, ठीक है। अब नया कानून तो बना नहीं सकते, तो ये जो 138 होता है ना, 138 में देखो, फिर वही मैं कह रहा हूं, मैं इसको बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 138 में क्या होता है, जब सेक्शन 138 में जाएंगे, एक नया कानून बना नहीं सकते, तो जो भी अमेंडमेंट होता है, मतलब कुछ नया जोड़ा है, तो वो उसको जोड़ देते हैं 138, सपोज ए, ये ए जोड़ दिया, तो वो सेक्शन 25। फ्यूचर में फिजिकल हो गया, डिजिटल हो गया, हो सकता है यहाँ पे कोई और कहानी आ जाए, लॉजिकल हो गया फ्यूचर में, तो यहाँ पे एक सेक्शन और जोड़ दिया जाएगा। 138 में ये ए हो गया था, ये बी हो गया, इसको हो सकता है उस वक्त कुछ XYZ 25 138 कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो ये ऐसे करके इसमें जोड़े जाते हैं। इसलिए आपने कहीं देखा होगा 138 लिखा होता है, कहीं 25 लिखा होता है, कहीं ये दोनों लिखे होते हैं, तो मोटा मोटा ये एक ही चीज होती है। चेक बाउंस और ECS बाउंस दोनों एक ही चीज है, ये भी चेक ही होता है एक तरीके का, वो फिजिकल होता है, ये डिजिटल होता है, बस और कोई फर्क नहीं है इसमें। हाँ, एक और टॉपिक दोस्तों, इसी में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए मुझे लग रहा है मेरे को अपना सिविल रिपोर्ट खोलनी पड़ेगी, तो बेहतर समझा पाऊंगा मैं, समझा तो वैसे भी दूंगा, लेकिन सिविल रिपोर्ट खोल लेते हैं। खोल दिया सिम। हाँ, वो क्वेश्चन जो है ना, वो ये है, शूट फाइल्ड, शूट भी कर दिया, फाइल भी कर दिया, डिफॉल्ट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, फिर यहाँ पे लिखा होता है सेटल्ड, यहाँ पे लिखा होता है सेटल्ड। आपके सिविल में ना इतनी राम कहानी लिखी होती है, तो बहुत सारे बंदे घबरा जाते हैं, भैया शूट फाइल्ड हो गया, भैया डिफॉल्टर घोषित कर दिया इसने मुझे, भैया माफ कर दिया इन्होंने मेरा लोन, भैया सेटलमेंट तो मैंने की नहीं है, फिर भी ये सेटल्ड आ रहा है। कई शब्द हो गए, एक दो तीन चार शब्द हो गए मोटे मोटे, कुछ लोग डर जाते हैं, भैया केस कर दिया इन्होंने मेरे पे, देखना भैया ये, तो भाई ये है ना, आपको इसमें दिमाग लगाने की 1% जरूरत नहीं है, 1% भी क्यों, क्योंकि ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है, ये बैंक के लिए होती है, ना कि आपके लिए। बैंक को समझने के लिए कि उसका अकाउंट किस कंडीशन में है, वो इसको लिखती है, और सिर्फ आप ही, ऐसा नहीं है कि आपके केस में ये लिखा है, दूसरे के में ये लिखा होगा, तीसरे में ये, चौथे में ये, सभी के में सेम लैंग्वेज लिखी होती है, मेरे में भी यही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, तो आप घबराए ना, ये बैंक की कोडिंग होती है, बैंक की टेक्निकल लैंग्वेज होती है, वो क्या लिखती है उसके ऊपर छोड़ दो। अब बैंक की लैंग्वेज से मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है, बहुत सारे बंदे, भैया मेरे को कैसे पता लगेगा NP हो गया, भैया NP क्यों नहीं हो रहा भैया, तो भाई ये भी बैंक की टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज फॉर बैंक। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको पैसा
कल भी देना था, आपको पैसा आज भी देना है, आपको पैसा परसों भी देना है, मतलब कल भी देना होगा। ठीक है, ये बेसिकली होता है क्या, मैं बताया था 90 दिन जब हो जाते हैं किसी अकाउंट को नहीं पेमेंट करे हुए, तो वह एनपीए घोषित कर देती है बैंक, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये जो हमारा खाता है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एनपीए हो गया। अब इसमें डीपीडी एक शब्द आप सुनते होंगे, डीपीडी, जैसे हम बोलते हैं 90 डीपीडी, तो 90 डीपीडी, 90 डीपीडी। डीपीडी का मतलब होता है डेज पास्ट ड्यू, ड्यूज। इतने दिन, 90 दिन पुराना हो गया, इसने कोई पेमेंट नहीं की, तो ये एनपी हो गया। अब इसके बाद आता है अगला केस, जो कि 180 दिन होते हैं। ये वाला जो ऊपर लिखा था मैंने, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। आपका जो खाता होता है वो 180 डे, अगेन 180 डीपीडी। आपने सुना होगा कितनी डीपीडी चल रही है, 180 डीपीडी। 180 डीपीडी पे आपका खाता राइट ऑफ हो गया। यहाँ पे बैंक ने मान लिया कि भाई ये तो मर ही गया, पैसा माफ हो गया, लेकिन आप पे माफ नहीं हुआ, आपको कल भी देना था, आज भी देना है, कल भी देना होगा। अब ये यहाँ पे रिकवरी एजेंसी में बढ़ता रहता है, बढ़ता तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा घाटे में चला जाता है कि भाई अब ये खत्म नहीं हो गया, तो वो आपसे पैसा तब भी मांगेगी। ये बस हम टेक्निकल शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो रिकवरी एजेंट है वो समझ जाए कि भाई हमें बैंक के टेक्निकल जो टर्म है वो पता है, और तू मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। बाकी इनसे एनपी से राइट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। नए वाले ग्राहक होते हैं ना, नए डिफॉल्टेड, वो ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना दी है मैंने। एक शब्द और आ रहा था इसमें दोस्तों, मैं भूल गया। हाँ, एक शब्द और आता था जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपने सुना होगा, बकेट। बकेट मतलब एक तरीके की क्या बोलते हैं, टोकरी। बकेट 1, 2, 3, और जो भी है जितने भी तक जाता है। बकेट क्या होता है, पहले महीने जब आपने डिफॉल्ट कर दिया, 30 डेज हो गए, डीपीडी, तो ये पहली बकेट में हो गया, फर्स्ट बकेट। ठीक है, यहां से भी, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। ये अगेन जो टेक्निकल वर्ड है वो बैंक के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको आज भी देना है, कल भी देना था, कल भी देना है। ठीक है, ये सेम बकेट चलते रहते हैं। यहाँ पे आपका 60 दिन होगा, 2 बकेट हो जाएगी, 90 दिन होगा, 3 हो जाएगी, ये बकेट चलता रहेगा। उसके बाद 6 बकेट के बाद ये राइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद बकेट की कहानी खत्म हो जाती है। फिर कहानी अगली जो आती है वो आती है विंटेज। विंटेज, तो विंटेज कब होता है, जब आपका अकाउंट 365 डीपीडी क्रॉस कर देता है, तो ये विंटेज 1 में पहुंचता है। ठीक है, तो हर साल इसका डबल जो भी होगा दूसरी विंटेज में चला जाएगा, तीसरी विंटेज में चला जाएगा। ये होती है विंटेज। तो ये आपको घबराना नहीं, ये बैंक की टेक्निकल लैंग्वेज होती है, बैंक के टर्म होते हैं, बैंक का आपस में समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए कि आपका केस किस कंडीशन में है, उनके लिए होता है। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जो हम कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का प्यार वाले ग्रुप के सदस्य हो, तो आपको समझने की जरूरत है, वरना बैंक के ऊपर छोड़ दो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।